पेशेंट में डाई इवन, है ना। तो ऐसे कंडीशंस में देयर आर चांसेस टू रिकवर द पेशेंट, है ना। उसमें जो है पेशेंट को रिकवर करने के चांसेस हो सकते हैं अगर हम सीपीआर अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो, है ना। तो सीपीआर क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन, है ना। तो ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, फिर हम धीरे धीरे एक एक स्लाइड के आगे जाएंगे, है ना। इसमें सब दिया है। तो इंट्रोडक्शन में सीपीआर को बीएलएस भी बोलते हैं। बीएलएस का अर्थ क्या है? बेसिक लाइफ सपोर्ट, है ना। तो इसके लिए इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, जैसे मैंने बताया, है ना। तो इसके थ्रू हम जो है पेशेंट की जान बचा सकते हैं, है ना। वी कैन रिकवर द पेशेंट फ्रॉम very threatened life threatened mechanism like that patient may can die even, है ना। तो ऐसे कंडीशन कौन कौन से हैं इंडिकेशन में हम देखेंगे कि इंडिकेशन नेक्स्ट है। हाँ, इंडिकेशन में जो है कार्डियक अरेस्ट है। कार्डियक अरेस्ट में दो है, जैसे कि वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, है ना। इसके अंदर हम देखेंगे वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसमें जो है आपको समझने वाली चीज ये है कि हार्ट रेट ज्यादा बढ़ता है ना। हार्ट रेट जो है 125 या 110 से ज्यादा बढ़ गया तो टैकिकार्डिया होता है ना। अभी वेंट्रिकुलर ही पंपिंग ज्यादा कर रही है, इसकी वजह से उसको वेंट्रिकुलर दोनों कह रहे हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, है ना। फॉर एग्जांपल इजेक्शन पीरियड जो है बहुत कम हो जाएगा। तो एक जो है एक बीट में कितना इजेक्शन होता है ब्लड का? कैन आई गेट एनी समवन हैव एनी आंसर ऑफ दिस? एक बीट के अंदर एक इजेक्शन, कार्डियक इजेक्शन के अंदर कितना पंप आउट होता है ब्लड? 70 ml, है ना। अभी ये जो है 70 इंटू 72 एक मिनट में कितना होगा फिर? 5 लीटर, है ना। तो जैसे वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में क्या होता है कि विदाउट रेस्टिंग हार्ट जो है पंप करते जा रहा है, तो डायस्टोल जो है 0 होगा, है ना। तो कार्डियक में जो है ब्लड ही नहीं आएगा, इसकी वजह से जो है पंप क्या करेगा? इसमें जो ब्लड ही नहीं है ना। डायस्टोल में क्या होता है? ब्लड जो है इंफीरियर वेना का, सुपीरियर वेना के वहां से ब्लड आता है हार्ट में, है ना। डायस्टोल में रेस्टिंग कंडीशन में जो है ब्लड आता है ना। तो इसकी वजह से ब्लड जो रहेगा हार्ट में वो पंप हो जाएगा। अभी वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में कॉन्ट्रैक्शन ही है, रिलैक्सेशन है ही नहीं, तो जो है ब्लड ही नहीं हार्ट में, तो ब्लड बाहर आ जाएगा, बाहर जाएगा ब्लड, नो ब्लड विल नॉट कम आउट फ्रॉम। आई बात ध्यान में। टैकिकार्डिया जैसे 110 जो है हार्ट बीट ऊपर हो गए, तो इसमें क्या होगा? इजेक्शन जो है 5 लीटर था एक मिनट में, वो ड्रॉप डाउन होगा 1 लीटर या आधा लीटर होगा, है ना। दैट विल नॉट सफिशिएंट टू इट मींस अचीव ऑक्सीजन एंड अदर नरिशमेंट डिमांड ऑफ आवर बॉडी टिश्यूज, है ना। आई बात ध्यान में। तो इसकी वजह से जो है एक साइनोसिस पीछे हो जाएगा और हार्ट अरेस्ट हो जाएगा, है ना। हो गया ये, आई बात समझ में। नेक्स्ट क्या है? रेस्पिरेटरी अरेस्ट, है ना। ये कॉमनली जो है स्मोक, जहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, या स्मोक जहाँ जल गया है किसी एरिया और पूरा जो है ऐसे बाहर की दीवारें सभी बिल्डिंग की जल गई, कुछ आदमी अंदर है तो सारा स्मोक आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड या अदर टॉक्सिक एलिमेंट ज़्यादा होंगे एयर्स में और रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा। एक दूसरा रेस्पिरेटरी अरेस्ट कैसे? हैंगिंग ड्राउनिंग, है ना। इसके नीचे है हैंगिंग ड्राउनिंग। हाँ, तो जैसे हैंगिंग कर लेगा कोई, है ना, कोई पॉलीथीन की बैग लटका देगा, कोई जो है सेवरल चीजें हैं, है ना। इसमें क्या होगा? रेस्ट ओवरऑल समझ में आया है ना आपको कि इसके रेस्पिरेटरी अरेस्ट के क्या रीजन हो सकते हैं, है ना। कार्डियक अरेस्ट के तो फिब्रिलेशन, कार्डियक आउटपुट कम होगा, इसकी वजह से जो है साइनोसिस हो जाएगा, धीरे धीरे हार्ट बंद हो जाएगा, है ना। क्योंकि हार्ट को भी ब्लड सप्लाई होना जरूरी है, तो वो आपका उसका काम बंद हो जाएगा, है ना। इसके लिए क्या है? कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है? इसके लिए सेवरल रीजन है ना। क्या क्या रीजन है उसके लिए? जैसे कि एक्सीडेंट में जो है वो एक हो जाएगा, पॉइजनिंग में हो जाएगा, है ना, या कोई ड्रग्स की इंटरेक्शन में हो जाएगा, है ना। और जैसे दूसरे क्या चीज़ें होती हो सकती है टैकिकार्डिया की?
सेवरल कार्डियक डिसीजेस सभी आ जाएगी उसमें, है ना। एक्सीडेंटल जो है हम पॉइजनिंग और ड्रग्स टॉक्सिसिटी ले सकते हैं ना। तो ये 2-3 चीज़ें हो सकती है। अभी कार्डियक डिसीज कौन से है, तो बहुत सारे हैं जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, डिपोजिशन ऑफ ऑयल इनसाइड द डिपोजिशन ऑफ क्या है, कोलेस्ट्रॉल इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज। इसकी वजह से ल्यूमेन कम होगा और कार्डियक जो है हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगा, इश्केमिया हो जाएगा, है ना। जिस एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं है वो जो है नेक्रोसिस हो जाएगी हार्ट की, है ना। इसके वजह से फिब्रिलेशन या अदर चीज़ें हो जाएगी, है ना। जैसे कि अभी डायबिटीज़ भी हो जाएगा, डायबिटीज़ और अदर सेकेंडरी डिसीज भी कार्डियक अरेस्ट के हो सकते हैं ना। शॉक भी हो सकते हैं, जैसे कि सडनली आप कहीं एक्सीडेंट से जा रहे हैं और आपको किसी ने धक्कड़ तो नहीं दी, लेकिन जो है धड़क तो नहीं दी, लेकिन जो है आप जो तो जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ मैं, है ना। अभी 30 मिनट ही मैं सोच रहा था 1 आवर्स में इसको कंप्लीट करूँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल आई थिंक। तो जो है हम थोड़ा स्पीडली कवर करते हैं। इसमें जो एक्सीडेंट और इंजरी, इलेक्ट्रिक शॉक, है ना, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे के कौन से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं, ड्रग रिएक्शन, है ना, ड्रग ओवरडोज है, वो ये सभी जो है एक्सीडेंटल में इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसे सारी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जो है कार का एक्सीडेंट पड़ गया, वो बंदा अंदर ही शॉक में गया, तो आपको वहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, है ना। आप अगर डॉक्टर है या CPR पढ़े हैं तो आप क्या कर सकते हैं हम आगे देखेंगे, है ना। तो हाँ, इसमें CPR जो है असेसमेंट करना है। CPR की कौन से चीज़ों में आवश्यकता है। CPR जो है एपनिया, एब्सेंस ऑफ पल्स, डायलेटेड फ्लूइड, अनकॉन्शियसनेस, साइनोसिस एंड फिट्स। साइनोसिस तो मैंने बता दिया, जैसे कि ब्लड सप्लाई नहीं हो जाएगा तो साइनोस तो एरिया हो जाएगा, है ना। फिट्स कैसे, कन्वर्जन, वो अपने एपिलेप्सिक फिट भी देखे होंगे, जो ट्रॉमा या ब्लड ब्रेन ट्यूमर हुआ तो फिट्स आते हैं ना, इसको सीजर भी बोलते हैं ना। तो ये हो गए। डिसीज एपिलेप्सी इटसेल्फ है ना। तो एक डिसीज है एपिलेप्सी, दूसरा ब्रेन ट्यूमर या कोई सडन एक्सीडेंटल पास्ट इंजरी है तो स्ट्रोक ये आ जाता है ना, फिट्स आ जाते हैं ना। तो साइनोसिस हो गया। अनकॉन्शियसनेस, जैसे कि कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस की क्या परिभाषा है। जैसे कि कॉन्शियस हार्ट और रेस्पिरेशन, ये बिना कॉन्शियस के हम ले सकते हैं। कभी आपको पता चला है कि मेरा जो रेस्पिरेटरी रेट चल रहा है अंदर, आपको लगा ऐसे कॉन्शियस, इसके लिए आपको कॉन्शियस होना पड़ता है। कॉन्शियस की 2 परिभाषा है एक्चुअली, है ना। कभी आपको लगा है डाइजेशन चल रहा है अंदर ऐसे, कभी आपको रेस्पिरेशन रेट चल रहा है, ये क्यों नहीं पता चल रहा है, ये कॉन्शियस से फट तक नहीं जाता, क्यों। ये जो है रेटिकुलर फॉर्मेशन एक स्विच है ना, ब्रेन स्टेम में। तो जो है रेटिकुलर फॉर्मेशन के नीचे वाले सभी जो सेंटर होते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा, और जो ये रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लांगेटा में है और कार्डियक सेंटर भी मेडुला ऑब्लांगेटा में, है ना। ये जो है रेटिकुलर फॉर्मेशन के नीचे है। इसकी वजह से जो है हमें ऊपर की आवश्यकता नहीं है। कॉन्शियस नहीं रहा तो भी हार्ट और रेस्पिरेशन चालू रह सकता है ना। अनकॉन्शियस रहा तो, ब्रेन डेड है तो चालू नहीं होता है, आपको पता नहीं है। जैसे ब्रेन डेड है पेशेंट में और रेस्पिरेशन और हार्ट रेट चालू है, ये किसकी वजह से चालू है, मेडुला ऑब्लांगेटा में सेंटर है ना, है ना। आई बात ध्यान में। अभी जो है ये तो हो गया। आप बोलेंगे ये क्यों CPR क्यों करना है, तो CPR इसमें करना है जिसमें कार्डियक अरेस्ट हो और साथ में साथ रेस्पिरेशन भी बंद हो, है ना। ये दोनों में ही करना है ना। तो अब वो बात बाद में देखते हैं। अभी जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की बात चल रही है, तो जो है मेडुला ऑब्लांगेटा में जो सेंटर रहते हैं, कार्डियो पल्मोनरी सेंटर दोनों हैं, वो कॉन्शियसनेस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पर्सन कॉन्शियस नहीं है क्या, कॉन्शियस की क्या परिभाषा है फिर। कॉन्शियस की ये परिभाषा है कि अगर वो बंदे को नाम पूछा है तो तुरंत नाम बताएगा, ये क्या है, कॉन्शियसनेस है। अगर कोई हमने उसको कोई ऐसे टिकलिंग किया है तो वो रिस्पॉन्स करता है ना। अगर वो टिंगलिंग करने से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, नाम बोलने पूछने से नाम नहीं बता रहा है, तो वो क्या है, अनकॉन्शियस है ना। तो आई बात ध्यान में।
लेकिन कार्डियोपल्मोनरी सेंटर जो है इसके लिए, इसीलिए इसका दूसरा दिया है अपनिया क्या है, लॉस ऑफ रेस्पिरेशन है ना। दूसरा क्या, एब्सेंस ऑफ पल्स। एब्सेंस ऑफ पल्स उसी में मिलती है जहाँ कार्डियक अरेस्ट है ना। आई बात ध्यान में, आई बात, ये तो दो क्लियर हो गए। रेस्पिरेशन बंद होना है, दूसरा क्या है, पल्स रेट बंद होना है, मतलब हार्ट भी बंद होना है ना। तीसरा क्या है, डायलेटेड प्यूपिल, ऑलमोस्ट डेड कंडीशन है ना। डायलेट प्यूपिल, प्यूपिल कब होते हैं, डेड है ना। इट मींस इट इज अबाउट टू डाई है ना। तो ऐसे कंडीशन में नेक्स्ट क्या, साइनोसिस एंड फिट्स आ रहे हैं, ये सभी कंडीशन है। नेक्स्ट अभी जो है हम सीपीआर हेल्थ केयर प्रोवाइडर में जो डिटरमाइन कॉन्शियसनेस, इस कॉन्शियसनेस कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो हम जो है पेशेंट को नाम पूछेंगे। ऐसे रोड पे पड़ा है तो हम उसको ऐसे ऐसे करेंगे, भाई उठ जा, तेरा नाम क्या है, कहाँ से आया है ना। तो भाई वो उठेगा नहीं तो फिर अनकॉन्शियस है, तो फिर हम पहला स्टिमुलाई देंगे, नाम वगैरह पूछेंगे। दूसरा स्टिमुलाई पिंच करेंगे जोर से यहाँ है ना, या कोई स्किन ऐसे पिंच करेंगे, और करता है तो विल अंडरस्टैंड दैट कॉन्शियस है ना। तो कॉन्शियस है तो सीपीआर देने की आवश्यकता नहीं है ना। तो सीपीआर किसने देना है फिर, अनकॉन्शियस रहा तो है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, पल्स पूछनी है। नेक्स्ट इसमें जो है पल्स, फिर हमें जो है पल्स का असेसमेंट करना है। पल्स कितने मिनट तक, कितने सेकंड तक देखनी है, 5 से 10 सेकंड तक पल्स देखते रहना है ना। पल्स अगर नहीं लगती है फिर सीपीआर देना है ना। पल्स अगर लगती है, रेस्पिरेशन बंद है, तो उसके लिए अलग सा है ना। उसके लिए अलग सा क्या है, उसके लिए हम जो है ब्रीदिंग माउथ टू माउथ या अदर एलिमेंट ब्रीदिंग के दे देंगे, जो सीपीआर में नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड है ना। तो जो है इसमें पल्स बंद है तो हम सीपीआर देंगे है ना। नेक्स्ट अभी सीपीआर क्या है, कंप्रेशन ऑफ चेस्ट है। वो एक्चुअल प्रोसीजर क्या है, पेशेंट को जो है गाड़ी से, बाइक से अगर किसी वजह से वो गिर गया है, एक्सीडेंट हो गया है, या धुके में है, मतलब जो है जला हुआ एरिया है और उसमें से स्मोक की वजह से रेस्पिरेटरी कार्डियो अरेस्ट है, तो वहाँ से उठाकर उसके सारे कपड़े निकालने हैं। सारे कपड़े इन द सेंस जो नेक होता है वहाँ से उसको कोई टाई हो गया क्या, सारी चीज़ें देखनी है अच्छी तरह से। अगर लड़कियां है या औरत है तो फिर उसके अंदर जो है गले में कुछ मंगलसूत्र ऐसी कुछ चीज़ होती है, वो टाइप हो गई या कुछ हो गया है ना, या दुपट्टा ऐसे टाइप हो गया तो उसको लूज करना है ना। और एक दो बटन निकाल सकते हैं, अच्छी जगह पे वो उसको लेके आना है। और जो है ये नीचे का एरिया जो है ऐसे फर्म होना चाहिए है ना, फ्लैट और फर्म है ना। मतलब ऐसे दबाने से धसना नहीं चाहिए ऐसे है ना, तो ऐसे फ्लैट होना चाहिए है ना। तो ऐसे एरिया में उसको लेके आना है और सीपीआर लगाना है। अभी हम प्रोसीजर में आएंगे है ना। सीपीआर यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है ना। नेक्स्ट अभी सीपीआर में जो है एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट में है ना, उसमें क्या क्या देना है ना। अभी ए साइड में देखेंगे पल्स असेसमेंट कहाँ पे करनी है, एडल्ट की कैरोटिड। पल्स असेसमेंट चाइल्ड की कहाँ पे करनी है, फीमोरल है ना। पल्स असेसमेंट जो है इन्फेंट की कहाँ करनी है, ब्रैकियल एंड फीमोरल है ना। अभी ये कितनी करनी है, 5 से 10 सेकंड है ना। कॉम्प्रेशन मेथड में 2 हैंड करना है एडल्ट से है ना। अभी 2 हैंड ये बच्चे आपको बता देंगे, फिर भी जो है इस तरह से पकड़ना है हैंड को है ना। ये आप अगर राइट है तो राइट हैंड नीचे कर सकते हैं, अगर आप लेफ्ट है तो लेफ्ट हैंड वाला नीचे करना है। ये देखिए है ना, ये जो है ये थम्स ऐसे आने चाहिए और रिस्ट को जो है ऐसे पकड़ना है ना। ये आपको बताएंगे बच्चे है ना। तो ये 2 हैंड से है ना, 2 हैंड से किसको करने हैं, एडल्ट से। अभी चाइल्ड अंडर 8 इयर्स इसको क्या करना है, 2 हैंड से ही करना है ना। और इन्फेंट को क्या करना है, 2 फिंगर्स है ना, या 2 फिंगर से इन्फेंट अगर रहा है ना। अभी ये जो है कॉम्प्रेशन कहाँ पे करना है, लोकेशन कहाँ पे है, स्टर्नम के लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम है ना, बिटवीन द निपल्स एंड सेंटर ऑफ द हार्ट है ना। ये जो है लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम बिटवीन द निपल टुवर्ड द हार्ट है ना। मतलब लेफ्ट साइड में जनरली हार्ट होता है, डेक्स्ट्रोकार्डिया में जो है हार्ट
राइट साइड में होता है ना। जनरली जो है हार्ट कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में। तो लोअर स्टर्नम में कार्डियक दोनों निप्पल के बीच में जो लेफ्ट साइड में जाना है ना, तो वहाँ ये ऐसे कॉम्प्रेशन लगाना है। वो कितने लगाने हैं कॉम्प्रेशन? कॉम्प्रेशन डेप्थ जो है 2 इंच तक दबनी चाहिए नीचे, है ना, इतना जोर से देना चाहिए, है ना। आई बात ध्यान में, 2 इंच तक। इसमें चिल्ड्रंस अब बिलो 8 इयर्स उसमें भी 2 इंच, और जो है इन्फेंट में 1.5 इंच डीपर जानी चाहिए, है ना। अभी कॉम्प्रेशन कितने देने हैं? 100 पर मिनट। 1 मिनट में 100 देने हैं, मतलब जो है हमें दम लगे इस तरह से उसको 1 मिनट में 100 बार। हमारा हार्ट रेट कितना होता है 1 मिनट में? 72, और इसको कितने देने हैं? 100, है ना। नेक्स्ट जो है ये बच्चों का है, देखो कैसे दे रहा है वो, दोनों साइड में स्टर्नम के, है ना। 2 फिंगर से या थम्स एडप्ट कर, थम्स से करना है तो ऐसे करना है, या 2 फिंगर से ऐसे, है ना। हाँ नेक्स्ट। अभी देखिए ये हैंड पोजीशन आप जो है लोअर स्टर्नम में लेफ्ट साइड में जहाँ हार्ट होता है वहाँ ऐसे दबा प्रेस करना है ना। ये हो गया हैंड पोजीशनिंग, है ना। नेक्स्ट जो है अभी इसमें क्या करना है, अभी 30 आपके पंपिंग हो गए हैं, तो 2 बार रेस्पिरेशन लगाना है ना। 2 बार उसको माउथ टू माउथ जोर से फूकना है माउथ में, है, ताकि रेस्पिरेशन चालू हो जाए, है ना। आई बात ध्यान में। 10 ऐसे 30 बार लगा दिए तो 2 बार आपको क्या करना है, फूकना है अंदर, है ना। रेस्पिरेशन में नोस्ट्रिल को पकड़ना है और फूकना है अंदर, है ना, जोर से। ये फूकने की आवाज जैसे कि आप उसका चेस्ट जो है ऐसे ऊपर आए, ये आपको एहसास, आपने जो फूकी हुई हवा है वो अंदर गई है, इसका हम रिफ्लेक्ट होता है ना, चेस्ट जैसे ऊपर आती है ना। एक्सपायरेशन में कैसे हमारा जो है चेस्ट ऐसे खुलता है ना। अभी एक्सपायरेशन करो सभी। हाँ अभी डीप इंस्पायरेशन करो। इंस्पिरेशन में क्या हो जाएगा, चेस्ट जो है फूल जाएगी, है ना, और जो है एक्सपायरेशन में चेस्ट जो है दब जाएगी, है ना। तो सेम जो है एयर अंदर गई है, ये हम जो है कंफर्म कर सकते हैं ना। नेक्स्ट अभी जो है यहाँ एक इम्पोर्टेंट है, जैसे कि टंग कभी कभी अंदर जाती है, इसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो टंग को बाहर निकालने का एक रास्ता है कि वैसे ले डाउन करना है सुपाइन पोजीशन में, है ना। सुपाइन मतलब क्या है, ऐसे हैंड्स ऐसे रहेंगे और ऐसे उसको लेट आना है ना, ऐसे मतलब जो उसका फेस जो है टुवर्ड्स स्काई रहे, और हैंड ऐसे बांधे हुए रहेंगे और साइड में रहेंगे, है ना, तो ऐसे रहेंगे। तो जो है अगर टंग अगर धसी है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, है ना, कभी कभी हो सकता है यहाँ मार लगने के वजह से टंग रेस्पिरेशन में जाती है, और कार का एक्सीडेंट ऐसे ही होता है ना। तो जो लंग्स तो नॉर्मल है लेकिन टंग अंदर घुसी है, तो उसको क्या करना है, ये जो है ऐसे ऊपर पकड़ना है, ये जो है छीन जो है ऊपर लेनी है, और इसका पोर्शन जो है ऐसे सीधा करना है ताकि जो है टंग बाहर आ जाए, है ना। जो फंसी है टंग या तो इसोफेगस में जाएगी, नहीं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगी, है ना, या ऊपर जाएंगे नेजल में, तो इसकी वजह से रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगा, है ना। कोई अगर रेस्पिरेटरी एरिया में वहाँ ब्लॉकेज है, फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स का ओवरडोज हुआ है, तो फोन या अदर चीज होती है तो उसको निकालना है बाहर, है ना। आई बात ध्यान में। तो ये पहले करना है जहाँ हम ये कपड़े क्लोथ जो है लूज करते हैं, साथ में साथ जो दुपट्टा सारी चीजें निकालते हैं, उसी समय जो है माउथ का एरिया देखना है, उसमें टंग अंदर धसी है या फोम आ रहा है, या कोई अंदर से एक्सोटिक चीज अटकी हुई है गले में, वो सारी चीजें देखनी है ना। तो इस तरह से हम उसको स्ट्रेट करें ताकि टंग जो है ऊपर आ जाए, है ना, धसी हुई टंग जो है ऐसे आप करके देख लीजिए, आपका टंग जो है थोड़ा बैक साइड जाता है और पोजिशनेट होता है ना। तो नेक्स्ट अभी जो है ये 2 मेथड्स हैं, एक है जॉ ट्रस्ट, और पहली क्या है, पहली है हेड टिल्ट, है ना, और चिन लिफ्ट मेथड, है ना, ये 2 मेथड है। हाँ नेक्स्ट इसमें जो है ये दोनों मेथड में जो है जहाँ स्पाइन इंजूर है
या ड्राउनिंग में इंजूर्ड हो गया या एरिया या गले का एरिया, तो वो नहीं करना है ना। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद जो है आपको ब्रीथ चेक करना है। अगर सीपीआर अच्छी तरह से आ गया, पेशेंट रिकवर हो गया, ब्रीदिंग थोड़ा कॉन्शियस चल रहा है, तो आपको जो है बाहर से या तो आप इंस्ट्रूमेंटल मेथड से नेल्सन होल्गर मेथड इसने बताई सभी है ना। अगर आपको टॉपिक 2 घंटे हम पढ़ा सकते थे, उसमें सभी आर्टिफिशियल मेथड्स है, और जो है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के जो है मैनुअल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स है ना, तो वो बता सकते थे। लेकिन जो है रेस्पिरेशन देना है, थोड़ा हमें लगता है कि हार्ट रेट तो नॉर्मल थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन रेस्पिरेशन स्टिल बंद है, तो जो है हम रेस्पिरेटरी रेस्क्यू के लिए जो है उसको रेस्पिरेशन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जो है वो लगा सकते हैं। इसका जो है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का 2 से 3 सेकंड में 20 से 30 बार देने हैं ना। आई बात ध्यान में। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में पहला है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, वो सबको पता है ना। तो इसके लिए जो है बेबी में दिया जाता है ज़्यादा तौर पे, है ना। तो इसके लिए भी जो हमने नेक की पोजीशन की थी वो वैसी है, नॉस्ट्रिल को पकड़ना है और जोर से फूंक मारनी है ना। हम जो एक्सपायरेशन दे रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट करेगा रेस्पिरेटरी सेंटर, है ना। आपको लगेगा कि हम जो फूंक मार रहे हैं उसमें तो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर वो स्टिमुलेट कैसे करेगा रेस्पिरेशन, है ना। लेकिन कुछ अमाउंट में जो है उसमें ऑक्सीजन जरूर होता है, लेकिन वो जो है ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो भी ज़्यादा जा रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ इट इज स्टिमुलेट सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, है ना, ब्रेन के। तो रेस्पिरेशन विथ ऑन हो जाएगा, है ना, रेस्पिरेशन जो है चालू हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट। अभी जो फूंक कैसे हमारे नॉस्ट्रिल को पकड़ना है और जो है चेस्ट ऐसे फूल जाएगी, तब तक हमारा रेस्पिरेशन अच्छी तरह से चल रहा है। और ये रेस्पिरेशन कितने 1 मिनट में कितने करने हैं, 20 से लेकर 30 बार। हाँ, नेक्स्ट। फिर जो है पेशेंट अगर थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा। રેડી પેશન્ટ આવી એલિવેટેડ છે, શું કરશો પહેલા? શું કરશો? જાગે છે કે નથી, કોન્શિયસ છે કે નથી કોન્શિયસ, એનું એરવે જોવો, નર્વ ચેક કરો, રેડિયલ આર્ટરી ચેક કરો કે એની હાર્ટબીટ ચેક કરો, ઓછી આવે છે નથી આવતી, એટલે જો ક્યાં બી ઓબ્સ્ટ્રક્શન છે ગળામાં, કંઈ આમ એરવે બી જોઈ લેવાનું કે કંઈ ચિંગમ ખાધી છે કે કશું બી ખાધેલું છે, ઓબ્સ્ટ્રક્ટ થઈ ગયું છે નથી, એનો કપડાં રિમૂવ કરો, શર્ટ છે ટી શર્ટ રિમૂવ કરી દેવાનું. એના પછી એનો જે ફેસ છે એ ટિલ્ટેડ કરો, બરાબર, ટિલ્ટેડ. એના પછી નિપ્પલ હોય ત્યાંથી 2 આંગળી નીચે સેન્ટરમાં, એક હાથ બીજો હાથ પ્રેશર ક્યારે આવશે, બોડીનું પ્રેશર બી આવવું જોઈએ, સેમ આ પોઝિશન. ટેબલ હોય ટેબલ ઉપર જતું રહેવાનું, નીચે હાર્ડ સરફેસ હોવી જોઈએ, ફ્લેટ હોવી જોઈએ, કુશન નહીં કે ના બેડ, રાઈટ. આપણે એલિવેટેડ, લેફ્ટ હેન્ડ તમારો મજબૂત હોય લેફ્ટ હેન્ડ, રાઈટ હેન્ડ હોય તો રાઈટ હેન્ડ, હાથ સ્ટ્રેટ. પ્રેશર ક્યાંથી આવશે, શોલ્ડરથી, બરોબર. આ તો ઠીક છે, અહીંયાથી પ્રેશર નહીં, પામ એરિયાથી પ્રેશર, રાઈટ, પામ એરિયા. 1 2 ઇંચ સુધી જ જવું જોઈએ, 2 ઇંચથી વધારે જશે તો રિબ્સ કે કશું બી રપ્ચર થવાની શક્યતા પૂરેપૂરી, હાર્ટ વર્ક નહીં બી કરે. तीस સાયકલ થઈ ગઈ. એના પછી માઉથ ટુ માઉથ આપવાનું. કેવી રીતે? ડાયરેક્ટ આપી નહીં દેવાનું, એટલે નોઝલ ઓફ કરવાના, નકર તમે આપશો તો બધી એર બહાર જ આવી જશે. નોઝલ ઓફ કર્યા, માઉથ ઓપન કર્યું, આપણી નજર ત્યાં ચેસ્ટ ઉપર રાખવાની કે ચેસ્ટ ઇન્ફ્લેમેટ થાય છે કે નથી થતી. એ ઇન્ફ્લેમેટ થાય પછી નોઝ છોડી દેવાનું, પાછી એને સાયકલ આપવાની. સાયકલ કેવી રીતે હતી? 30 પછી 2, બરાબર. બાકી અમારે છે ને પહેલાં જે પેશન્ટને જોઈએ તે આપણા પાસે 3 ટીક હોય છે, એક ડૉક્ટર્સ ABC, એરવે, બ્રીથિંગ એન્ડ સર્ક્યુલેશન, આ 3 વસ્તુ પહેલાં ચેક કરવાની. એ જો બંધ હોય તો પહેલાં આપણે CPR આપવાની જરૂર પડવાની હોય છે.
એટલે એરવે આપણે કઈ રીતે ચેક કરશું? પહેલાં પલ્સેશન ચેક કરીએ. પલ્સેશન પછી અહીં આપણે એરવે ચાલુ છે કે નહીં એ ચેક કરીએ. અને બીજું સર્ક્યુલેશન, બ્લડ ફ્લો હાર્ટ કામ કરે છે કે નહીં, બરાબર. એ જો હાર્ટ કામ કરતું હોય તો ડાયરેક્ટ બ્રીથિંગ જ કરવાનું છે, આર્ટિફિશિયલ. જો હાર્ટ પણ બંધ થઈ ગયું હોય તો CPR. અને એમાં જે બધી રેસ્પિરેશન માટે અલગ અલગ મેથડ આવે છે. અને સૌથી સારી બેક વોલ માસ્ક પણ છે, જેથી તમે સ્પીચ કરો ને સીધી આરામ કરે. માર્ક્સ કેવો હશે? હવે પહેલાં એબીસી હતું, હવે CAB થઈ ગયું છે. તો પહેલાં સર્ક્યુલેશન ચેક કરવાનું, એટલે મીન્સ કે પલ્સેશન ચેક કરવાની, પછી એરવે ચેક કરવાનો અને પછી બ્રીથિંગ. પહેલાં હતું એબીસી ચેક કરવાનું અને એનું હવે થઈ ગયું છે CAB. ઘણી જગ્યાએ તમે તો એઝ અ મેડિકલ તમે ક્લિનિક હશે, હોસ્પિટલ હશે, ગમે ત્યાં હશે તો એમ્બ્યુલન્સ બેક કરીને આવશે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, એ આવું દેખાશે. રાઈટ? આપણે નોસ્ટ્રલ્સ ઓફ કરીને જે આપીએ છીએ એની જગ્યાએ ડાયરેક્ટ આ માસ્ક મૂકીને જ પંપ આપી દે, રાઈટ? અને એમ્બ્યુલન્સ બેક કહેવામાં આવે. કોઈ ડાઉટ? ઓકે, નેક્સ્ટ. થેન્ક યુ. લાઈનમાં પડે. દેખાય બધા? અનકોન્શિયસ પેશન્ટ જોયું કે આ પડેલું છે કે બેઠા બેઠા બી અનકોન્શિયસ થઈ ગયો, શું ચેક કરશો? જાગે છે કે નથી, કોન્શિયસ છે કે નથી કોન્શિયસ, તો એને બ્રીથિંગ ચેક કરો, કેરોટિડ આર્ટરી ચેક, રેડિયલ ચેક કરો, કાં તો હાર્ટબીટ ચેક. નથી આવતી, ઓછી આવે છે, જવાબ નથી આપતો, પેલા ઓબ્સ્ટ્રક્શન છે કે નહીં એ જે ઓબ્સ્ટ્રક્શન હોય તો કાઢી દો. માઉથમાં ઓબ્સ્ટ્રક્શન છે કે નહીં, એ ખાધું હોય, ચિંગમ હોય કે કંઈ બી અટકેલું છે કે નહીં એ જુઓ. નથી તો ક્લોથ રિમૂવ કરો. ક્લોથ રિમૂવ કર્યા પછી વેટ જે છે એલિવેટ કરો. કરી પછી CPR આપવો કેન કેવી રીતે આપવો? આપણી પોઝિશન શું હોવી જોઈએ, એમની પોઝિશન શું હોવી જોઈએ? આપણી પોઝિશન આમ હોવી જોઈએ, બે પગ વાળેલા, ની ઉપર આવી. એનું કારણ શું? બધું પ્રેશર અહીંયા આવવું જોઈએ આપણી બોડીમાં, તો જ આ 2 ઇંચ અંદર જશે, નકર નહીં જાય. અમને ક્યાં આપશો? પેશન્ટને ક્યાં આપશો? નિપલ હોય ને 2 આંગળ નીચે ફ્રન્ટ, 2 આંગળ નીચે ફ્રન્ટ, રાઈટ? એવી રીતે લેફ્ટ હેન્ડ મજબૂત હતો લેફ્ટ હેન્ડ, ને રાઈટ હેન્ડ મજબૂત હતો રાઈટ હેન્ડ. મૂકવાનું, ક્લોઝ કરવાનું, હાથ સ્ટ્રેટ. આપણું મેઇન પ્રેશર શોલ્ડરથી આવશે, રાઈટ? પ્રેશર પામથી આપવાનું છે, ના કે ફિંગર. 30 સાયકલ કરી એના પછી શું આવશે? કેટલી વાર? 3 વાર. 2 વાર. 30 વાર પંપ, 2 વાર બ્રીથિંગ. બ્રીથિંગ આપો ત્યારે નોઝ ક્લોઝ કરવાનું. એનું કારણ કે તમે બ્રીથ આપશો તો બધું આઉટ થઈ જશે. અને જ્યારે તમે આપો માઉથ ટુ માઉથ, તમારી નજર ચેસ્ટ ઉપર હોવી જોઈએ કે એલિવેટ થાય છે કે નથી થતી. એલિવેટ થાય પછી જ આ નોઝ છોડી દેવાનું, પછી પાછું 30 સાયકલ આપી દેવાનું, રાઈટ? એરવેની જો અલગ અલગ મેથડ આવે છે, એમાં સિલ્વેસ્ટર છે, એલ્જન મોલ્સન છે. એ આપણે પેશન્ટની કન્ડિશન કઈ રીતે છે એ મુજબ કરવું. એમાં સૌથી સારી તો માઉથ ટુ માઉથ છે, કારણ કે જ્યારે આપણને વિક્ટીમ મળે તો એ કઈ પોઝિશનમાં આપણને બધા ઇક્વિપમેન્ટ્સ અવેલેબલ હોય એવું તો બનવાનું નહીં. એટલે માઉથ ટુ માઉથ સેફ છે, પણ માસ્ક હોય તો વધુ સારું, કારણ કે ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટમાં એટલે ઇન્ફેક્શનનો ચાન્સીસ વધી જાય. પેશન્ટ ઓલવેઝ સુપાઇન પોઝિશન એટલે ઊંઘેલી અવસ્થામાં જ હોવું જોઈએ. અને એની નીચેની સરફેસ છે હાર્ડ જ હોવી જોઈએ, ના બેડ, ના કુશન કે કશું જ ના હોવું જોઈએ. કેમ કે આપણે પ્રેશર આપશું તો નીચે કુશન હશે તો કશું ફરક નહીં પડે, એલિવેટ થશે જ નહીં કંઈ. અને બીજું, અત્યારે હાલમાં માઉથ ટુ માઉથ પણ આપે છે, જોડે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુઝ કરે છે, એમ્બ્યુઝ બેગ, રાઈટ? માસ્ક ઉપર મૂકીને પંપ કરે, એથી ડાયરેક્ટ એર ફ્લો થઈ જાય છે. ઓકે, ક્વેશ્ચન કોઈ? હવે કોઈ અનકોન્શિયસ પેશન્ટ જોયો તો તમે સૌથી પહેલાં શું ચેક કરો? પલ્સ ચેક કરવાનું, હાર્ટબીટ. પહેલાં તો જાગે છે કે નહીં જાગતો? હવે જાગતો માણસ હશે એને તમે CPR આપવા પડશે. પછી 3 વસ્તુ હોય, A, B અને C. એરવે, બ્રીથિંગ અને પાથવે, સર્ક્યુલેશન.
તો પહેલાં એવું હતું કે પહેલાં એરવે ચેક કરવાનો, પછી બ્રીથિંગ ચેક કરવાની, બ્રીથિંગ ચાલે છે કે નહીં, અને પછી સર્ક્યુલેશન એટલે કે પલ્સ ચેક કરવાની. હવે વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશને ચેન્જ કરીને CAB કરી નાખ્યું. એટલે પહેલાં સર્ક્યુલેશન ચેક કરવાની. સર્ક્યુલેશન કઈ કઈ જગ્યાએ ચેક કરી શકો તમે? નહીં કેમ એટલે પલ્સ ક્યાંથી માપી શકો? ગળાથી અને કેરોટિડ 3 આર્ટરી હોય, એક કેરોટિડ આર્ટરી, પછી એક બ્રેકિયલ આર્ટરી એટલે આ ક્યુબાઇટલ ફોસા, એક ફ્યુમરલ આર્ટરી. હવે એડલ્ટ પર્સન હશે એના કેરોટિડ આર્ટરી ચેક કરવાની. ચાઇલ્ડ હશે તો એને કેરોટિડ આર્ટરી પણ જોઈ શકીએ અને બ્રેકિયલ આર્ટરી. અને નાનો જ્યારે ઇન્ફન્ટ હશે તો એની ફ્યુમરલ આર્ટરી. તો એ થઈ ગયું પહેલું સર્ક્યુલેશન. પછી એરવે એટલે કોઈ ઓબ્સ્ટ્રક્શન કે નથી, મોઢામાં કંઈ છે નથી, અને બ્રીથિંગ એટલે શ્વાસ ચાલુ છે. થેન્ક યુ. बाकी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना? तो जब आप प्रैक्टिस करोगे डमी के ऊपर तो ऑटोमेटिक सब कुछ क्लियर हो जाएगा. डिटेल साहित्य लिटरेचर सब कुछ बुक्स में लिखा है, और डिटेल पढ़ना है. ठीक है, ऐसे नहीं कि बस इतना बता दिया ये कंप्लीट है. कंप्लीट नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है इसके अंदर. तो आप लोग खुद लिटरेचर पढ़ना है, देखना है, और जब आपकी ज़रूरत पड़े तो किसी के काम आए. ठीक है, तो इंसान इसीलिए है कि वो किसी के काम आए, अदरवाइज वो इंसान नहीं है. ठीक है, ओके.